नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। तो लगातार जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट का जो पेपर है उससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है भैया, जैसा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और एक और होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। विशेषण मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं भैया 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पाठ कौन पढ़ा रहा? शिक्षक। तो काम कौन कर रहा है? शिक्षक। मतलब यहाँ पर किसी काम की बात चली है तो कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पुस्तक रखी है, वाक्य का वचन बताओ। तो पुस्तक रखी है मतलब गुरु, सॉरी, तो एक वचन है। ठीक है ना, पुस्तक एक है, एक वचन है। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? जो आचार्य है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो आचार्य महिला को बोलते हैं, पुरुष को आचार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो भैया ये तो सबको पता होगा, अनुप्रास अलंकार में होती है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो एक ही काम के 2 लाभ। ऑप्शन नंबर डी। ये जो ब्रैकेट में तुम्हें ये दिया है चिन्ह, ये चिन्ह कौन सा है? इस चिन्ह का नाम बताना हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ये है भैया योजक चिन्ह। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, तीनों निपटा देते हैं। जिन शब्दों के लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं। तो भैया वे कहलाते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अव्यय। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कर्म वाच्य में जो प्रधान होता है वो होता है भैया कर्म। और कृत वाक्य में कृत। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो सामासिक पद को तोड़ना भैया आपका समास विग्रह कहलाता है। और जोड़ना समास है। संधि होती तो संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यानी उन्होंने कहाँ जाना, उन्होंने नहीं होता, उन्हें होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि मैं बात करूँ तो सर्वनाम संबंधी गलती है। स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो स्वर संधि में जो मेल होता है भैया वो होता है आपका स्वरों का। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों का। खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो देखिए मूल शब्द है आपका खिल, और खिल में मिला दिया ओना प्रत्यय, तो क्या बन गया खिलौना। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बिल भी, यानी खेल में ओना मिला दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का आंसर। 15 की हम बात करें तो ये इस प्रकार है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी निर। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है। वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। तो अपने जीवन पर लिखी स्वयं कथा वो कहलाती है आत्मकथा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताओ। तो भैया क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी माथा तद्भव है, बाकी ये सब तत्सम है। रट लो इन्हें, वीडियो रोक रोक कर देख लो, पुश मत करो। वो पुश नहीं मतलब स्किप मत करो। और 2 स्पीड पर देख लो या उस पर देख लो, तो इससे क्या होगा, देख तो लोगे, जब तक देखोगे लगेगा हाँ ये हल्का मेरी याद का। आराम से देखो इन्हें और ऑप्शनों को भी तो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो भैया समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए जो आपका अन्न है, पहले वाले अन्न का होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में अगर मैं समास की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास, मतलब राजा का पुत्र। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 तीनों को एक साथ निपटा लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताओ। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है बीच में। चार पाई में कौन सा समास है। तो चार पाई में समास है द्विगु, यानी संख्या को दर्शा रहा है। चार पाइयों की घाट जो होती है ना,
सीता सो रही है वाक्य का काल बताओ। तो भैया सीता सो रही है, ये कौन सा अपूर्ण भूतकाल है। सो रही थी, सीता सो रही थी अपूर्ण, मतलब अभी ये काम कंप्लीट यानी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। 24 में कह रहा है जल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो जल का पर्यायवाची समीर नहीं है क्योंकि ये वायु का है। बाकी नीर, सलिल, लंबू सब जल के हैं। जटिल का विलोम क्या होगा। तो जटिल का मतलब होता है कठिन, है नी, इसका हमें विलोम बताना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरल, सरल यानी आसान। देखो 5 मिनट में हिंदी खत्म कर दी। अब इंग्लिश समझ लो, इंग्लिश में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे बतानी है। कह दिया चूज द करेक्टली पंचुएशन सेंटेंस, ठीक है ना। तो रोज वही वाली बात है। कल को एक अलग से टेस्ट कराऊंगा, एक अलग से प्रैक्टिस सेट जो कि थोड़ा हार्ड वाला होगा। 2019 और 22 में जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ था वो कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीज मूव द फास्ट, इट इज गेटिंग लेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे बात कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 27 में कह दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विद ए एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन बनना है हमें। रमेश इज सीनियर मी इन एज, यानी रमेश मुझसे एज में बड़ा है, यानी सीनियर है, यानी वरिष्ठ है। तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा टू। मैंने कल भी बताया था सीनियर के साथ टू का प्रयोग किया था प्रीपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यानी सही शुद्ध वर्तनी बतानी है कि किसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं तो कुएवर, ये इसका डी ऑप्शन ठीक है। और यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 में जो कुएवर दे रखा है इसका सही अर्थ क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, जल्दी बताइए। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी इनोसेंट। ये जो इनोसेंट होता है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। इनोसेंट का अर्थ क्या होता है। इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष या मासूम या नौसिखिया। इसका विलोम हो जाएगा आपका गलती हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अपराधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है राइट अपोजिट द गिवन वर्ड, यानी जो बिल्ड है ना, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं हम, तो बिल्ड का हमें अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं तो जो बिल्ड है इसका अर्थ होता है जंगली, ठीक है। और टेम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पालतू, इसका पालतू और इसका जंगली। क्वेश्चन नंबर 31 चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी ये दिया है ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रोनाउन का प्रयोग होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये दिया है ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर। देखिए हर के साथ क्या आता है, हर किसका, हर के साथ सी आता है, यानी सी के लिए अपने की स्पेलिंग हर आती है। लड़की के लिए लड़का होता तो यहाँ पर हिज होता तो हम ही रख देते, योर होता तो यू रख देते। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें क्या रखा है चूज द अल्टरनेटिव विच फॉर कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है ए ग्रुप ऑफ विल्ड डॉग्स, यानी जंगली कुत्तों का समूह क्या कहलाता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर लगाना है। जंगली कुत्तों के समूह की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा पैक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। जंगली कुत्तों का ग्रुप जो है वो पैक कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है जॉन इज माई ब्रोदर, यानी फाइंड आउट करेक्ट एडजेक्टिव, यानी जॉन जो है मेरा ब्रोदर है, लेकिन कैसा ब्रोदर है, कैसा भाई है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं जॉन की तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी एल्डर, मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में एल्डर जो है वो बड़े शब्दों को दर्शाता है और यही एडजेक्टिव ठीक बैठेगा यहाँ पर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसमें क्या रखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो दिया है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट जो शब्द दिया है इसका हमें अर्थ बताना, इसमें से कौन सा है इसी से मिलता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूँ तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
एंडलेस, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। इनफिनाइट और एंडलेस दोनों का अर्थ समान होगा, अंततः या अंतरहीन दोनों का एक ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रांक, यानी इन्हीं की तरह से है ये भी, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओपन। इसका अर्थ क्या होता है? खुला। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमें इंटरजेक्शन बताना है जो सेंटेंस हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ये दिया है हेलो, अरे ये जो वाक्य के शुरू में दिया है यही तो इंटरजेक्शन है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जिसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना ये नाना जी, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस चिन्ह के पहले जो शब्द लगा वो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जो कि इस प्रकार है, यानी सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी जैसे पेंसिल है, पेंसिल के साथ ये हो गया, पेंसिल के साथ देखो लीड, और लीड और फिर पेन, और पेन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पेंसिल लीड होता है, पेन में क्या होता है? इंक होता है। ठीक है, द प्लूरल ऑफ, यानी प्लूरल ऑफ काल्फेज। ठीक है, यानी जो काल्फ है, काल्फ का अर्थ क्या होता है? इसका हमें बहुवचन बनाना बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं हम, काल्फ का बहुवचन काल्वेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 38 का बी, काल्वेज। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, इसमें दिया है राइट द फुल फॉर्म। देखो इट अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म लिखनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं तो इट इज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 और 41 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रखा है कि देयर आर सम डिसीज दैट आर इंटरेड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं तो, अच्छा 40 रह गया, चलो पहले 40 कर लेते हैं। चूज द मैग्नीफायर फॉर, यानी वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्पलेट वर्ड, यानी ये जो गेटम है इसका हमें बताना है। ठीक है, देखो 40 की अगर मैं बात करूं तो जम्पलेट, और एक शब्द आता है गेटम, एक आता मैजेंट शब्द, यानी इससे इससे जो ये दिया है ना, ये जो स्पेलिंग दी है इससे कौन सा शब्द बनेगा इनमें से। तो यदि मैं बात करूँ इसमें जी है, टी है, ए है, ई है, एन है, एम है। अब ये वाली जो स्पेलिंग से दे रखी है ए बी सी डी, ये देख लो ऐसा कौन सा अक्षर है जो सारी इसमें मिल जाएंगी किसी एक वर्ड में। ठीक है ना, 40 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है जो इससे मिल करके बन जाएगा, जो स्पेलिंग इसमें है वही स्पेलिंग इसमें है। अब 41 की बात कर लें हम, है ना, 41 के क्वेश्चन की हम बात करें, देयर आर सम डिसीज दैट आर इनहेरिटेड। ठीक है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जो डिसीज है, जो बीमारी है, इज कॉमन नाउन, यानी जितनी बीमारियों के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है ना, हाँ, आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या रखा है इसने कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। द बॉट ए कार 2 years ago, यानी ये बताना है कि ये जो वाक्य दिया है सी वो, तो उसने खरीदी एक कार 2 years ago, 2 साल पहले उसने एक कार खरीदी। तो ये जो वाक्य है वो किस काल का है? तो भैया ऑप्शन नंबर 42 का ये हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि बोथ जो है सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो आती है पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद suitable verb to make the given sentence in present indefinite tense। मतलब ये जो वाक्य दिया ना, दे और डॉट डॉट ए लॉट ऑफ नॉइज, यानी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है ये वाक्य, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब इसमें आएगी ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 43 की, तो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ, यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर एक वचन होता तो वर्ब में एस या एस लगा देते, तो दे मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है,
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। आगे हम बात करते हैं 44 की, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी दीपा डॉट डॉट फूड इन द किचन। ठीक है, अब दीपा किचन मतलब खाने के साथ किचन में क्या कर रही है, खाना बना रही है, खाना खा रही है, खाना पका रही है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विल बी कुकिंग, यानी वह किचन में खाना पका रही है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि चूज द करेक्ट वर्ब दे, यानी दे, देखो दे बहुवचन है और सॉन्ग यानी गाना गाने के लिए है, तो दे के साथ हम जानते हैं कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे वर सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो इसमें कह दिया चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डजेंट वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट योर टाइम, यानी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इधर उधर की बातों में लग रहे हैं वो समय बर्बाद कर रहे हैं, और जो टाइम से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही कामयाब होने की श्रेणी में है। ठीक है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एडमेटिक एक्सेंस, यानी हमें यहाँ पर इडियम फ्रेज की बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बताना, हमें इसका आंसर बताना है, टू लॉस वंस हेड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। मतलब ये है टू लॉस वंस हेड का अर्थ होता है स्वयं पर नियंत्रण खो देना, या हम कह सकते हैं बेकाबू होना। ठीक है ना, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बेकाबू होना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 के। 48 में कह रखा है इन्होंने, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखो ये दिया ऑलवेज, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बताना है सब्जेक्ट, तो हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट यू है जो कि छिपा हुआ है, क्यों, इम्परेटिव सेंटेंस है। हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, किसे, हमें, यानी किसे, तुम्हें, यानी यू। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। वही यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसमें क्या कह रिया, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड। ठीक है ना, ये जो बैचलर है, बैचलर का मतलब क्या होता है, बैचलर का मतलब एक तरह से कुंवारा भी होता है। ठीक है, ये लड़कों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका फेमिनाइन यानी हमें स्त्रीलिंग बताना है, बैचलर का स्त्रीलिंग की यदि मैं बात करूं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ऑक्समैरन। ठीक है, यानी ये जो ऑक्समैरन शब्द दिया है इसका कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अर्थ की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 50 के, तो ये हो जाएगा यानी विपरीत शब्दों का एक साथ प्रयोग होना। ठीक है ना, चलिए चलिए भाई अब जीके का भंडारा करते हैं। कह रही है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो भैया इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की यदि बात करूं, एक चीज नहीं खोली है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, कैसा है ना। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, 51 की, तो फिर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और विश्व के महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करें, तो एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जनसंख्या में सबसे छोटा है और बाद में आता है, छठे नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 में कह रखा है इसने कि जंतुओं में से जुगाली करने वाले यानी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय, यानी वे जंतु बताने हमें जो जुगाली करते हैं। तो भैया
गाय भैंस हिरन जुगाली करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा। ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं 54 की, सेवा का विस्तृत रूप क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सेवा का विस्तृत रूप हो जाएगा स्वयं नियोजित महिला संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो यह सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये तो आपको पता ही होगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, भारत द्वारा चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात कर रहे हैं, तो ये किया गया था चंद्रयान-1 का 2008 में। ठीक है, 57 की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? तो भैया थाईलैंड की मुद्रा बतानी है हमें क्वेश्चन नंबर 57 में। तो थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी वहत। ठीक है, रुपया भारत की, येन जापान की, युआन चीन की, तो वहत ही तो बची, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भैया नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी डीपीएसपी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, तो क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहे हैं प्रतिवर्ष 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भैया 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 59 का आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो भैया पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, ये सभी जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 61 की, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चर्म का मतलब होता है चमड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी हो गया सही है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है? तो 62 की यदि मैं बात करूं, तो लोहड़ी त्योहार जो पंजाब में मनाया जाता है, जो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है, वो मनाया जाता है जनवरी के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, 63 की, मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? तो भैया जो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है उसकी प्लीहा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जो भैया रिजर्व बैंक है आरबीआई है, उसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 65 की यदि मैं बात करूं, तो वेरी वेरी सिंपल, यानी उपनिषद है 108। 18 क्या है? 18 बताइए, पुराण कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 66 की बात करता हूँ, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो भैया भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो ये बताना है हमें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु में हो जाएगा, जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया था? यानी भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न, ये किस साल शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं, तो 1954 में देना ये शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की हमने बात अभी की है। ठीक है, चलिए, उस समय जो दिया गया था भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को दिया था 1954 में पहली बार। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 70, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 70 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात करूं तो मथुरा गंगा नदी के किनारे नहीं है, सरयू नदी के किनारे है मथुरा, बाकी सब जो है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर वहीं हम बात करें 72 की तो ये इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करें तो रोजर फेडर ये टेनिस खिलाड़ी है, राफेल नडाल है, जो नोवाक जोकोविक है ये जो है, मतलब ऑप्शन नंबर बी माइकल फेल्प्स जो है ये टेनिस का खिलाड़ी नहीं है। तो प्रश्न ये आता माइकल फेल्प्स कौन है? ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न ये भी आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस साल की थी? 1897 में की थी। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में कह रखा है कि जो आपके राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हैं इन्हें फांसी कब दी गई थी? ठीक है। इन्हें फांसी दी गई थी भैया 23 मार्च 1931 को। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है अगर जिंदा होते तो इन्हें छुड़ा लाते। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए ही तो निकले थे वो, लेकिन किसी ने खबर कर दी और अल्फ्रेड पार्क में वो पकड़े गए। 75 में ये कह रखा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भैया 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के, और बाकी सबका होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने रहते हैं। आज किसी कारणवश हम मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अर्जेंट कहीं कहीं जाना है मुझे, इसलिए आज मैथ का सेशन नहीं हो पाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए 27 मिनट पूरे हुए हैं, 27 मिनट में 75 क्वेश्चन निपटा दिए। बची मैथ की बात, मैथ जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। धन्यवाद।